नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों मैं अविनाश। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्थान के द्वारा प्रकाशित इस सेट को कवर करेंगे। बता दो कि जो बिहार दरोगा तथा बिहार पुलिस के साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे तथा जीएस आधारित वैसे सभी परीक्षाओं हेतु ये जो सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जो भी बच्चे तैयारी करते हों और उस सेट को लगाकर अपना तैयारी को जांचें कि उनकी तैयारी किस लेवल तक है। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। प्रश्न है कि उपसौर की स्थिति में पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के किस तरफ होती है। तो याद रखना आपको बताना है समानांतर होती है, अत्यधिक पास होती है, अत्यधिक दूरी पे होती है। तो जब उस उपसौर की घटना घटित होती है तब जो है पृथ्वी सूर्य के जो है काफ़ी पास होती है। और जब जो उपसौर की घटना होती है यह 3 जनवरी को घटित होती है, लगभग 3 जनवरी को होता है। जबकि जो अपसौर की घटना होती है वह 4 जुलाई को होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। बताना आप महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर में। सरगैसु सागर का नाम आप सुने होंगे। सरगैसु सागर जो है यह अटलांटिक महासागर में, जिसे हम महासागरीय मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच जल विभाजक बनाती है, यानी कौन सी रेखा है या कौन सा रेंज है जो चीन तथा भारत के बीच एक जल विभाजक का कार्य करती है। तो आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा काराकोरम रेंज, जो कि 70 किलोमीटर लंबा जल विभाजक का जो है बनाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। जो बजाज सागर बांध है यह माही नदी पर बनाया गया है। एमपी से निकलते हुए राजस्थान तथा गुजरात होते हुए कहाँ अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो माही नदी जो है याद रखिएगा यह जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितने कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है। देखिए बिहार जलप्रपात राजस्थान में बिल्कुल सही है। पुनासा जलप्रपात, दोस्तों पुनासा जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, बाकी पाइकारा जलप्रपात तमिलनाडु में है, गोकक जलप्रपात कर्नाटक में। तो इसमें असत्य पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका क्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुनासा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नहीं है, या राजस्थान में। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आम्रवर्षा किस राज्य में होती है। आम्रवर्षा किस राज्य में होती है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो आम्रवर्षा यह केरल में होती है। इसी वर्षा को हम कर्नाटक में जो है चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। क्या? चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। जो कि पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। पूर्वोत्तर में इसे नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है 7 कि क्यूरिंग की प्रक्रिया संबंधित है। बताना है आपको क्यूरिंग जो है किससे संबंधित है। तो 7 का आपको आंसर बता दें कि यह तंबाकू की खेती से संबंधित है। जब तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को हम क्यूरिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सम्राट सागर सम्राट शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर आपको बता दें कि इसका होगा तेल निकालने के लिए। सागर सम्राट एक्चुअली जो है यह एक जलयान है। क्या है? यह एक जलयान है जिसके माध्यम से हम मुंबई हाई से तेल निकालते हैं। और वो तेल कौन सी कंपनी निकालती है। तो वो तेल जो है जो तेल निकालने का काम करते हैं वो जो है हमारे देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक तेल कंपनी ONGC के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ONGC के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए तो
तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, जिसको कि हम BRO भी कहते हैं, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है सन 1960 ईस्वी में की गई थी और यह जो है बिहार SI के पिछले साल के एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है कि BRO का स्थापना कब किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी एग्जामों के दृष्टि से कहें तो महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन जो है बिहार SI में आया हुआ प्रश्न है। तो आपको बता दूं जो BRO का कार्य है यह जो देश के सीमावर्ती सड़क है उसका निर्माण करना तथा उसका रखरखाव करना है। ठीक है, चलिए बस देखेंगे कि शिशु मृत्यु दर में शामिल जो उम्र होता है वह कितने वर्ष तक होता है। तो जो बच्चे 1 वर्ष से कम आयु के उम्र में 1 वर्ष से कम आयु में डेथ कर जाते हैं वैसे बच्चों को हम शिशु मृत्यु दर में शामिल करते हैं। तो इसका एज हो जाएगा 0 से 1 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। 11वां है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है। पर्वतीय स्थल का नाम बताना है जिसका वज्रपात स्थल है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ये दार्जिलिंग हो जाएगा, क्योंकि दार्जिलिंग में जो है काफ़ी वर्षा और गर्जन होते रहता है, इसलिए इसे वज्रपात स्थल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लैगून झील के उदाहरण। सबसे पहले हम समझेंगे कि लैगून झील जो है, लैगून झील क्या होता है। आपको बता दूं कि जब समुद्र के जल का ही कुछ भाग बालू, चट्टान या प्रवाल भित्तियों के द्वारा जो मुख्य जल होता है उससे अलग जब हो जाता है तो उसे हम लैगून झील कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप चिल्का झील ले सकते हैं। हाँ, चिल्का झील, वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील जो कि केरल में है, वेम्बनाड भी केरल में है, ये सब जो है ये लैगून झील का उदाहरण है। जबकि रूपकुंड झील जो है यह लैगून झील नहीं है, इसलिए उदाहरण आपका 12 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बुक्सा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है। तो याद रखिए बुक्सा बाघ अभयारण्य जो यह पश्चिम बंगाल में है और बाघों के लिए काफ़ी विख्यात है। चलिए राभा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो राभा जनजाति जो है ये आपको बता दूं कि असम में निवास करती है। चलिए झोरा लोक नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है बताना है आपको। झोरा लोक नृत्य जो किस राज्य से संबंधित है, यह उत्तराखंड से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि मालवा संस्कृति से कौन सा स्थल है जो संबंधित नहीं है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा, आंसर बताइए आप। कायथा, एरन, नौदा तुरिर तथा इनाम गांव है। तो इसका आंसर इनाम गांव हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी एरन, कायथा, नौदा टोली जो ये मालवा संस्कृति या जोरवे संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जैन मतानुसार निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है कि निर्ग्रंथ का अर्थ जो है क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दूं कि निर्ग्रंथ का जो अर्थ होता है वो बंधन रहित होता है, यानी किसी भी बंधन में बंधे नहीं होना, बंधन रहित होना, यानी सभी बंधनों से मुक्ति पाना ही निर्ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, तो आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा शकुप विजय के पश्चात, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या चलाया था, व्याघ्र शैली के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, जो कि चांदी के होते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली में निर्मित नहीं है। तो आपको बताना है कि नागर शैली में कौन सी मंदिर निर्मित नहीं है। तो जो ये राजराजेश्वर का मंदिर है यह क्योंकि दक्षिण भारत में पड़ता है, दक्षिण भारत की जो मंदिरें हैं वो द्रविड़ शैली में निर्मित हैं, इसलिए जो नागर शैली में निर्मित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी राजराजेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि राष्ट्रकूट राजवंश की जो भाषा थी कैसी भाषा थी, यानी किस लैंग्वेज में वो बात करते थे। तो राष्ट्रकूटों की जो भाषा थी वो कन्नड़ भाषा थी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है 21 नंबर कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सुल्तान ने आजम कहा गया। किस सुल्तान को सुल्तान ए आजम कहा गया। तो आपको बता दूं इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम कहा गया क्योंकि जो खलीफा से अधिकार प्राप्त करने वाला यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, चलिए अब बाबरनामा में किस मुस्लिम राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है। बाबरनामा में किस मुस्लिम जो राज्य है उसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये आपको बता दूंगा जो सिंध प्रांत है इसका उल्लेख नहीं मिलता, बाकी बंगाल, मालवा और बहमनी राज्यों का उल्लेख मिला है और ये तीनों जो है मुस्लिम राज्य थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है इसे कि
किस मराठा छत्रपति के समय मराठे जो है वो युद्ध में स्त्रियों को, किसको, स्त्रियों को साथ ले जाने लगे थे? चलिए बताइए आंसर क्या हुआ इसका। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर जो संभाजी हो जाएगा। संभाजी के समय में जो मराठा स्त्रियों को भी युद्ध में ले जाने लगे थे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे शेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था बताना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेडोन का युद्ध आता है एग्जामों में। तो शेडोन का जो युद्ध था यह फ्रांस एवं प्रसा के बीच में होता है। कब होता है? सन 1870 ईस्वी में होता है, जिसमें कि प्रसा को विजय प्राप्त होता है और प्रसा जो है इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? यानी बैरकपुर में जब विद्रोह हुआ था उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बता दूं इस समय जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड एमहर्स्ट था। यह विद्रोह कब होता है? यह विद्रोह सन 1824 ईस्वी में होता है। सिपाहियों के द्वारा क्यों होता है? क्योंकि भारतीय सिपाहियों को बर्मा भेजा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड में किस की सरकार थी? तो दोस्तों आपको बता दूं कि उस समय जो है 1857 के समय इंग्लैंड में जो है और लिबरल पार्टी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसकी अध्यक्षता में 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई? तो आपको बता दूं इसका आंसर जो होगा महात्मा गांधी का नेतृत्व में जो है 1919 में क्या होता है, हिंदू और मुसलमानों के बीच एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के समय, और महात्मा जी कहीं ना कहीं मुसलमानों का सपोर्ट पाना चाहते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत प्रजामंडल, जिसे हम ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो आपको बता दूँ जो भारत प्रजामंडल की गठन हुआ था वो सन 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं दी गई थी? ध्यान देखिएगा, सूर्यसेन, जगन्नाथ सिंह तथा अनंत कान्हरे को फांसी की सजा दी गई थी, जबकि वासुदेव बलवंत फाड़के को जो है फांसी की सजा नहीं दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1929 में गठित लीडसे आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो लीडसे आयोग का संबंध था वो शिक्षा के क्षेत्र से था। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र से था। और इस आयोग के द्वारा अंग्रेज जो भारत में जो है मिशनरी शिक्षा यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तथा ईसाई शिक्षा, जिसको मिशनरी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1892 की सबसे बड़ी विशेषता है? ठीक है, तो आपको बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, यानी 1892 में से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी और यह जो है सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति तदर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं थे? आपको बताना है कौन से व्यक्ति थे जो तदर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं थे। तो आपको इसका जो आंसर हो जाएगा वो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद थे ये तदर्थ झंडा समिति क्या थे, अध्यक्ष थे। बाकी जो थे बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू के उनसे ये अध्यक्ष थे। ठीक, ये सदस्य थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे हम कि संविधान की प्रस्तावना पर निम्नलिखित में से किस देश का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है? तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का प्रभाव संविधान के प्रस्तावना पर देखने को नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि संविधान के किस भाग के अंतर्गत, ठीक है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो जो SC ST के आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा एवं विधानसभाओं में की गई है वो हमारे संविधान के भाग 16 में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियाँ प्रदान करने तथा पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी? तो जो ये समिति थी, आपको बता दूं कि के संथानम समिति ने पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियाँ प्रदान करने की सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कामराज योजना का संबंध किस राजनीतिक पार्टी की सुदृढ़ीकरण से है?
तो आपको बता दूं जो के कामराज थे यह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए इनका जो है कांग्रेस से संबंध था और कांग्रेस के सुदृढ़ीकरण के लिए इन्होंने के कामराज योजना चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो आपको बता दूं जो 89वां संविधान संशोधन है, 89 संविधान संशोधन, जो कि 2003 में होता है, इसके तहत एसटी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विषम है? इसमें आप देखिएगा विषम बताना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिया है, पिछड़ा जाति आयोग दिया है, निर्वाचन आयोग दिया और वित्त आयोग दिया है। आपको बता दूं जो पिछड़ी जाति आयोग, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग जो है एक निकाय है, यानी इनकी चर्चा जब संविधान बन रहा था तभी इसका निर्माण कर दिया गया था। किंतु जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह क्या हो जाएगा, यह एक अपवाद में यानी कि भिन्न हो जाएगा इन लोगों से। ठीक है, याद रखिए ये जो तीन है ये क्या है, ये संवैधानिक निकाय है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 169 के तहत अनुच्छेद 169 जो है संसद को किस प्रकार की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 169 जो होता है यह संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो किसी भी राज्य के विधान परिषद को क्या समाप्त कर सकता है या उसका सृजन कर सकता है, यानी विधान परिषद के साधन या सृजन करने का अधिकार जो है ये संसद को है आर्टिकल 169 के तहत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि न्यायपालिका की एकल प्रणाली जो है वो भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण की गई है? तो आपको बता दूं कि जो 40 का आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका की जो एकल प्रणाली है वो भारतीय संविधान के भारतीय शासन अधिनियम सन 1935 के द्वारा यह लिया गया है, यह किसी और देश से नहीं लिया गया, इसलिए इसका आंसर आपको 40 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान का जो मूल ढांचा का प्रतिपादन होता है वो हमारे देश के न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लिखित में कौन सा प्रधानमंत्री ऐसे थे जो राज्यसभा का सदस्य नहीं थे? तो आपको बता दूं इसका आंसर जो है मोरारजी देसाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी एच.डी. देवेगौड़ा, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह यह जो है राज्यसभा से प्रधानमंत्री चुने गए थे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 43 देखेंगे कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ABCD के रूप में दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर बताते हैं हम आपको। जो कटौती प्रस्ताव है इसका उद्देश्य जो है वो बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव करना ही कटौती प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि वरीयता अनुक्रम में लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनके समकक्ष कौन सा पद ग्रहण करता है? ठीक है, तो जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं उनके जो समकक्ष होते हैं वो उपाध्यक्ष यानी नीति आयोग, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं किंतु उपाध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के नेता के समकक्ष पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए 45 अब देखेंगे हम कि निम्नलिखित में कौन सा विषय है राज्य सूची का नहीं है? चलिए देखते हैं। भूमि तो राज्य सूची का है, कारागार भी राज्य सूची का है, मनोरंजन भी राज्य सूची का है, औद्योगिक विवाद जो है यह राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है, इस तरह से आंसर डी हो जाएगा आपका। बर्नाबेलेक कप का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा जो बर्नाबेलेक खेल का संबंध है यह जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यूएनओ के जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है 3 वर्षों का निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जिसको कि हम NSC भी कहते हैं कैसी संस्था बताना है? तो यह एक जो है इंडिपेंडेंट यानी कि स्वायत्त संस्था है। ठीक है, चलिए 49 देखेंगे
कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य लक्ष्य क्या था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे। तो याद रखिएगा, प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 51 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो व्युत्पन्न मात्रक कहीं ना कहीं एसआई मात्रक के सहायता से बनता है। तो जो द्रव्यमान इसमें आप देख रहे हैं यह जो है यह एसआई मात्रक है, जो कि व्युत्पन्न मात्रक, इसलिए व्युत्पन्न मात्रक जो द्रव्यमान है यह व्युत्पन्न मात्रक नहीं होगा। ठीक है। चलिए तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस तरह से आज हम 51 क्वेश्चनों को कवर किए। बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपको हम इसका जो अगला पार्ट लाएंगे उसमें कवर कर देंगे। आज तक सिर्फ इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। फिर आपको बाकी के बचे प्रश्न हैं उसको हम इसके अगले वीडियो यानी कि कल जो वीडियो लाएंगे उसमें कवर कर देंगे, उसमें बता देंगे। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही किया इस सेट में, 50 में 51 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह से हमारे संस्थान से जुड़े रहें। बाकी समय समय आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।